ये हमारा 60 MCQs का लास्ट पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो स्टार्ट करते हैं। विच मैथड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल अदर मैथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल लाइक क्रिटिकल इंसिडेंट, एसए मैथड एंड रेटिंग मैथड। कौन सा मैथड इनमें से परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो होता है वो क्रिटिकल इंसिडेंट मैथड का, एसए मैथड का और रेटिंग मैथड का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब उसमें सारे मैथड्स अदर ये सारे मैथड्स यूज़ होते हैं। 360 डिग्री, बार्स, ग्राफिक रेटिंग स्केल या चेकलिस्ट मेथड। एंड द करेक्ट आंसर इज बार्स। बार्स क्या है आपका? बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। ये जो मेथड होता है ये कॉम्बिनेशन होता है एक तरह से। इसमें जो इंसिडेंट होता है उसको नरेट किया जाता है ऐसे मेथड की तरह पे, और इसमें भी क्या होता है? रेटिंग होती है, पुअर, एवरेज, गुड, इस तरह से। तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है बाकी अदर मेथड्स का। 360 डिग्री में क्या होता है? ओवरऑल फीडबैक लिया जाता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का, पीयर से, सबऑर्डिनेट से, बॉस से, कस्टमर से, सबसे। ग्राफिक रेटिंग स्केल में क्या होता है? ग्राफ होता है जिसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेट किया जाता है 1 to 5, वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, एक्सीलेंट, इस तरह से। और जो चेकलिस्ट मेथड होता है इसमें जो मैनेजर होता है कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके रखता है, लाइक टाइम से ऑफिस आप आ रहे, एम्प्लॉय आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, टारगेट्स अचीव हुए कि नहीं हुए, और इसका एक चेकलिस्ट होता है, मीन्स येस और नो। तो उसमें वो चेक करता है, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस इसको वो रेट करता है, इसको कहते हैं चेकलिस्ट मेथड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी। Which technique is used for determining the relative worth of each job in the organization? कौन सी टेक्निक या मैथड यूज़ होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि वो जॉब की वैल्यू निकाल सके, उसकी वर्थ क्या है? उस मैथड को क्या कहा जाता है? जॉब एनरिचमेंट, जॉब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज जॉब इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना। यहाँ पे जो जॉब होती है उसको इवैल्यूएट किया जाता है। इवैल्यूएट करके कई मेथड्स होते हैं इसके, क्वांटिटेटिव, नॉन क्वांटिटेटिव। तो इवैल्यूएट करके ये जाना चाहता है कि उसकी वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में। जॉब एनरिचमेंट क्या होता है? वर्टिकल एक्सपेंशन करना जॉब का, उसमें और काम बढ़ाना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड करना, ताकि जो जॉब है वो और इंटरेस्टिंग बन सके और प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ भी हो सके। नेक्स्ट, डैश इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द HR प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट। ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जो गवर्न करती है HR प्रैक्टिसेस, जो रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जो भी HR प्रैक्टिसेस होती है वो उनको एक तरह से गाइड किया जाता है। ये किस में आएगा? रिक्रूटमेंट सोर्स, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, सिलेक्शन पॉलिसी, ऑल ऑफ दी अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज रिक्रूटमेंट पॉलिसी। रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो होता है उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है, एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल होता है वो रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है यूनिटरी अप्रोच इन इंडस्ट्रियल रिलेशन व्यूज कन्फ्लिक्ट एज। इंडस्ट्रियल रिलेशंस जिसको हम लोग IR भी बोलते हैं, ये भी एक मैनेजमेंट का HR का पार्ट है। तो इसमें जो एक कई सारे अप्रोचेज होते हैं, इसमें जो यूनिटरी अप्रोच होता है वो कन्फ्लिक्ट को किस तरह से देखता है? इनएविटेबल, डिज़ायरेबल, अननेसेसरी या बेनिफिशियल। एंड द करेक्ट आंसर इज अननेसेसरी। यूनिटरी अप्रोच जो होता है IR का वो कहता है जो कन्फ्लिक्ट होती है वो अननेसेसरी है और पुअर मैनेजमेंट का रिजल्ट होती है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट नहीं होगी। द कंसेप्ट ऑफ हार्ड HRM एंड सॉफ्ट HRM हैज़ बीन डेवलप्ड बाई। दो तरह का HR को इन्होंने वो किया था, डिफ्रेंशिएट किया था, हार्ड HRM एंड सॉफ्ट HRM। ये कंसेप्ट किसने दिया था? जॉन स्टोरे, नीना हैडबर्नी, व्लादिमीर प्यूक या माइकल पियर। एंड द करेक्ट आंसर इज जॉन स्टोरे। जॉन स्टोरे ने बोला था हार्ड HRM और सॉफ्ट HRM होता है। हार्ड HRM का मतलब होता है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको कंट्रोल करना, उनकी एफिशिएंसी को कंट्रोल करना, एक तरह से उनको लायबिलिटी समझ के उसका ऑप्टिमम यूज़ करना। और सॉफ्ट HRM कहता था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, ह्यूमन रिसोर्स, उसको एसेट्स, वैल्यूएबल एसेट समझना चाहिए और उसको उस तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट है ये जॉन स्टोरे ने दिया था। A manager Lisa needs to evaluate her 4 team members for the last quarter. She keeps a record of desirable or undesirable work-related actions and reviewing it at predetermined time. It is known as which method of performance appraisal? Performance appraisal के कई methods होते हैं। तो एक मैनेजर है लीज़ा जिनको अपनी टीम को इवेल्यूएट करना है। लास्ट क्वार्टर में उनकी 4 मेंबर्स हैं उनकी टीम में, उन्होंने किस तरह से काम किया, परफॉर्म किया है। तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल वर्क रिलेटेड जो भी एक्शंस थे उनके टीम मेंबर्स के। ये किस मेथड में आता है? रैंकिंग, बार्स, 360 डिग्री या क्रिटिकल इंसिडेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज क्रिटिकल इंसिडेंट।
क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड जो होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, इसमें जो मैनेजर है वो वर्क रिलेटेड जो भी एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है, वेदर डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल, दोनों को लिखता है, रिकॉर्ड बनाता है उसका। लाइक आप टाइम पे आ रहा है एम्प्लॉय तो वो डिज़ायरेबल हो गया, मशीन पे आप काम कर रहे हैं, मशीन को सैनिटाइज नहीं किया है तो वो अनडिज़ायरेबल हो गया। तो इस तरह से एक रिकॉर्ड रखता है डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल दोनों वर्क का। तो ये मेथड होता है आपका क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। इनडायरेक्ट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पेमेंट्स एम्प्लॉय रिसीव फॉर कंटिन्यूइंग देयर एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी इज़ नोन एज। एक एम्प्लॉय कंपनी से जो भी इनडायरेक्ट फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल पेमेंट्स रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं? वेजेस, सैलरी, फ्रिंज बेनिफिट्स या ऑल ऑफ दिस? एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं तो सैलरी के अलावा एक एम्प्लॉय को मिलते हैं। इनको पर्क भी कहा जाता है, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी कहा जाता है। लाइक हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, वैकेशंस मिल रहा है अगर एक एम्प्लॉय को। ये सारी चीज़ें जो भी सैलरी, वेजेस क्या होती है, जो लेबर को मिलता है उसको वेजेस कहा जाता है। सैलरी जो होता है वो वाइट कॉलर जो एम्प्लॉय होते हैं उनको मिलती है। तो सैलरी और वेजेस जो होते हैं डायरेक्ट मिलता है, जो भी कंट्रीब्यूशन कंपनी में हम दे रहे हैं मॉनेटरी टर्म्स में उसका पेमेंट होता है। इनके अलावा जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको आपकी कंपनी प्रोवाइड करवाती है वो उसको कहते हैं हम लोग फ्रिंज बेनिफिट्स या पर्क। नेक्स्ट, which view treats conflict is a natural phenomenon of any group or organization। कौन से, ये कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी एचआर का पार्ट है। तो कन्फ्लिक्ट जो होती है उसके कुछ व्यूज़ होते हैं। कौन सा व्यू कहता है कि जो कन्फ्लिक्ट वो एक नेचुरल अकरिंग फिनोमिना है, नेचुरली होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ह्यूमन रिलेशन, ट्रेडिशनल व्यू, इंटरेक्शनिस्ट या नन ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर इज ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन व्यू जो होता है वो कन्फ्लिक्ट को नेचुरल फिनोमिना की तरह ट्रीट करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ग्रुप में अगर कन्फ्लिक्ट हो रही है, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो वो नेचुरल है। ट्रेडिशनल व्यू कहता है जो कन्फ्लिक्ट होती है वो ठीक नहीं होती है और उसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं होता, वो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती है, ख़राब होती है। इंटरेक्शनिस्ट व्यू कहता है कन्फ्लिक्ट जो होती है हमेशा ख़राब नहीं होती है, इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। नेक्स्ट, डैश refers to set of techniques and programs which help the individuals in minimizing the effect of stress। इसमें से इफ़ेक्ट जो स्ट्रेस होता है उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए जो भी टेक्निक और प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट या नन ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब होता है वो सारे टेक्निक्स, वो सारे प्रोग्राम्स, वो सारे मैथड जो एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं एम्प्लॉय के स्ट्रेस को कम करने के लिए। नेक्स्ट, when an individual suffer from long-term stressful situation that have no resolution inside, it is known as। जब एक एम्प्लॉय लंबे समय तक किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तनावपूर्ण स्थिति में रहता है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो उस तरह के तनाव को, उस तरह के स्ट्रेस को क्या कहा जाता है? एक्यूट, क्रॉनिक, एपिसोडिक, ऑल ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज क्रॉनिक। जो ह्यूमन रिलेशन आपका एचआर होता है, ये जो एचआर मैनेजर्स होते हैं ये एम्प्लॉय के ग्रीवांसेस, स्ट्रेस, इस सब से भी डील करते हैं। तो जब एक स्ट्रेस लंबे समय तक रहता है एक एम्प्लॉय को, वो सॉल्व नहीं हो रहा होता है तो उसको क्रोनिक स्ट्रेस बोलते हैं। एक्यूट स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है, वो तनाव होता है जो छोटा सा होता है, बार बार आता है, जैसे अचानक से आप किसी चीज़ को लेकर तनाव हुआ और वो अचानक से चला भी गया, इस तरह के स्ट्रेस को बोलते हैं एक्यूट स्ट्रेस। एपिसोडिक स्ट्रेस क्या होता है? जब एक्यूट स्ट्रेस बहुत फ्रिक्वेंटली आने लगे, आप जल्दी जल्दी तनाव में जा रहे हैं, जल्दी जल्दी तनाव होता है, फिर किसी चीज़ का वो चला भी जाता है, तो जब ये चीज़ बार बार हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही है, तो उसको बोलते हैं एपिसोडिक स्ट्रेस। और जब कोई स्ट्रेस रह जाता है, लंबे समय तक नहीं जाता, तो वो बदल जाता है किसमें? क्रोनिक स्ट्रेस में। वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉज आर नोन एज। जो भी वेलफेयर फैसिलिटीज़ लॉ के, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज़ या लेबर्स को, उनको क्या कहा जाता है? स्टैचुटरी फैसिलिटीज़, नॉन स्टैचुटरी फैसिलिटीज़, वॉलंटरी फैसिलिटीज़ एंड नन ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर इज स्टैचुटरी फैसिलिटीज़। इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो भी फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह आप लोग करते हैं, इसमें जो भी फैक्ट्रीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो भी, उसमें जो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं कि आपको ये फैसिलिटीज़ तो आपको एम्प्लॉयज़ को देनी है, लाइक ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़, लंच
इस तरह की। तो जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन को उसे देना ही देना, उसको बोलते हैं स्टैचुरी फैसिलिटीज़। नॉन स्टैचुरी या वॉलंटरी फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन विलिंगली अपनी मर्जी से अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, उसका कंपल्शन नहीं होता गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, when an employee is moved to a position with increased responsibilities and a new title but without increase in financial benefits, it is known as which type of promotion? जब एक एम्प्लॉय की पोजीशन तो इंक्रीज़ कर दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, टाइटल भी नया मिल जाता है, पर उसकी पे, सैलरी, फाइनेंशियल बेनिफिट्स का मतलब सैलरी नहीं बढ़ रही है, बढ़ती है उसकी, बाकी चीज़ें बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, उसका जो टाइटल था वो भी चेंज हो गया, तो उसको कौन सा प्रमोशन कहा जाता है? ड्राई, वेट, ड्रेंच्ड या नॉन ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर इज ड्राई प्रमोशन। ड्राई प्रमोशन वो प्रमोशन होता है जिसमें आपकी सैलरी पे नहीं बढ़ती है, बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टाइटल सब बढ़ जाता है। फिर है आपका अ डैश इज द टेम्परेरी टर्मिनेशन ऑफ अ वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट फॉर रीजंस अनरिलेटेड टू द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑन द जॉब। ये एक वर्कर का टेम्परेरी टर्मिनेशन होता है, एम्प्लॉय का वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन से उसका टर्मिनेशन हो जाता है, और जो रीजंस होते हैं वो परफॉर्मेंस से जुड़े नहीं होते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो और क्या कहा जाता है वर्क प्लेस पे? ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, स्ट्राइक या लॉकआउट? एंड द करेक्ट आंसर इज ले ऑफ। ले ऑफ हमेशा याद रखिएगा टेम्परेरी टर्मिनेशन होता है, ये उन रीजंस की वजह से होता है जो कंट्रोल में जनरली नहीं होते हैं, लाइक पावर सप्लाई नहीं है, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया है, इसका इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से लेना देना नहीं होता है। रिट्रेंचमेंट जो होता है ये कैसे परमानेंट टर्मिनेशन होता है आपका वर्कर का। स्ट्राइक क्या होती है? जब जो मज़दूर होते हैं, लेबर होती है, हड़ताल पे चले जाते हैं। और लॉकआउट क्या होता है? जब एम्प्लॉयर कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में ताला डाल देता है और काम देने से, करवाने से मना कर देता है, उसको बोलते हैं लॉकआउट। नेक्स्ट, द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ गैंडियन अप्रोच आर। कुछ अप्रोचेज हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, उसमें जो गैंडियन अप्रोच है उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? ट्रुथ, नॉन वायलेंस, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन एंड ऑल ऑफ दीज। और इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। गैंडियन अप्रोच गांधी जी के उससे है, तो जो ट्रूथ है, नॉन वायलेंस है, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है आपसी बातचीत करके सुलह कर लेना चीज़ों को। तो ये सारे जो चीज़ें मेंशन, ये सब इसके बेसिक एलिमेंट्स होती है। नेक्स्ट, if a worker has a few absences, his supervisor might give him a high rating in all other areas of work. This is an example of dash bias in performance appraisal. परफॉर्मेंस अप्रेजल जब होता है तो मैनेजर या कोई भी जो परफॉर्मेंस को रेट चेक कर रहा होता है, उसको वो क्या होता है? रेटर होता है, जो रेट कर रहा होता है परफॉर्मेंस को एम्प्लॉय की। तो अगर सुपरवाइज़र या मैनेजर जो भी परफॉर्मेंस को रेट कर रहा है वो ये देखता है कि एक वर्कर है और उसकी छुट्टियां बहुत कम हैं, और सिर्फ इस बेस पे वो उसको बाकी सारी चीज़ों में बहुत अच्छी रेटिंग दे देता है, प्लस 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 प्लस, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल हुआ? कौन सी बायसनेस है? बायसनेस का मतलब होता है डिस्टॉर्शन आ गया यहाँ पे, फेयर डिसीजन नहीं है। हेलो इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग, पर्सनल बायसेस या नन ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है? ये परसेप्शन का एरर है, हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये पार्ट कवर किया हुआ है। और हेलो इफेक्ट क्या कहता है? जब किसी भी एक इंसान की एक सिंगल ट्रेड, एक सिंगल क्वालिटी के बेस पे उसको जज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो सुपरवाइज़र है सिर्फ एक चीज़ देख रहा है कि जो है वो वर्कर है वो एब्सेंट कम होता है काम से, वो रेगुलर आता है ऑलमोस्ट, तो इसलिए वो अच्छा है, और उसने उसको बाकी सारे एरियाज़ में प्लस कर दिया, अच्छा है, सब में हाई रेटिंग दे दी। तो ये कौन सा बायसनेस हुआ यहाँ पे? हेलो इफेक्ट। स्टीरियोटाइपिंग होती है जब हम ऑलरेडी रेशियल या लड़की है तो ये नहीं कर सकती, लड़का है तो ये करेगा, इस तरह का जब हम बायसनेस लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग। पर्सनल बायसेस होते हैं जब हम ऑलरेडी हमारे कुछ पर्सनल लेवल पे हम बायस्ड होते हैं। तो ये हो गया आपका हेलो इफेक्ट। इतने MCQs हमने लास्ट पाँच 60 MCQs का कवर किया है, बाकी टॉपिक्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।